सुबह सुबह बस स्टैंड पर डरी सहमी सफ़ेद साड़ी में लिपटी शून्य में ताकती दिया पर हर आने जाने वाले की निगाहें ठहर रही थी। ठहरे भी क्यों ना, उसके चेहरे की पीली आभा और हाथों में लगी मेहंदी उसकी इस सफ़ेद साड़ी से मैच जो नहीं कर रही थी। तभी वहाँ से एक चाय वाला चाय लेकर निकला, जिससे उसका थोड़ा चित्त भंग हुआ। पर थोड़ी ही देर में एक बार फिर से वो शून्य में ताकने लगी। इन 2 दिनों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। 2 दिन पहले वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की थी, अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी, जिसकी शादी उसके मनपसंद के लड़के विजय से हो रही थी। कितनी खुश थी वो, उसके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। विदाई में सभी लड़कियां दुखी हो ही जाती हैं। दुख तो उसे भी था अपने माँ बाप से बिछड़ने का, पर विजय से शादी की उसे इतनी खुशी थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये आंसू खुशी के बह रहे हैं या जुदाई के। उसके माँ बाप नाते रिश्तेदारों ने उसे हमेशा खुश और सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद के साथ भीगी पलकों से विदा किया, पर किसी को क्या पता था कि उसका सौभाग्य बस कुछ घंटों का है। वो कार में विजय के बगल में बैठी, उसके साथ भावी जीवन के ख्यालों में खोई अपने जीवन की शुरुआत के खुली आंखों से सपने देख रही थी कि एक धमाके के साथ वो बेहोश हो गई। और जब होश आया, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उस कार एक्सीडेंट में वो तो बच गई, पर उसने अपने पति को खो दिया। कुछ घंटों की सुहागन बनकर अब विजय की विधवा बन चुकी थी। ससुराल में उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से नहीं, बल्कि गगनभेदी चित्कारों के बीच हुआ। एक दिन पहले उसे जो शगुन की चूड़ियाँ पहनाई गई थी, उन्हें सभी ने मिलकर बड़ी बेरहमी से तोड़ दी। मंगल गीतों की जगह उसे अभागिन, कुल्टा, कुलच्छड़ी जैसे उपाधियों से नवाजते हुए सभी ये भूल गए थे कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें वो भी थी और चोटें उसे भी आई हैं। बस मौत ही तो नहीं आई थी उसे, पर मन पर लगे जख्मों से जिंदा लाश तो वो भी बन गई थी। इस हादसे की खबर उसके माँ बाप तक भी पहुंची थी। बेचारे अपनी फूल सी बेटी पर हुए इस वज्रपात को सुन दौड़े दौड़े आए थे। अपनी राजकुमारी की हालत देखकर माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया था। बड़े ही दयनीय स्वर में उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की बात रखी थी विजय के पिता के सामने, जिसे सुनकर विजय की माँ अपना आपा खोते हुए चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? अभी मेरे बेटे की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप उसे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। आपकी अभागी बेटी मेरे बेटे की सुहागनपन उसका साथ ना दे सकी, कम से कम विधवा के फर्ज तो पूरा कर देने दो। उनकी बात सुनकर दिया के मम्मी पापा कलेजे पर पत्थर रख अपनी बेटी को 13 दिनों के लिए वहीं छोड़कर चले गए। दिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि एक झटके में उसके जीवन से सारे रंग उड़ गए। कल तक जिसकी हंसी से पापा के घर का आंगन महकता था, आज उस हंसी से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा था। यूं ही खुद को समझाने की कोशिश करते दिया को इस घर में 5 दिन हो गए थे। गृह शुद्धि होने के साथ विजय की अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। घर वालों का रोना धोना कम हो गया था, ज़्यादातर रिश्तेदार भी चले गए थे। अब बस विजय की बड़ी बहन, उनके पति ही बचे थे। उनके बच्चे भी अपने चाचा के साथ जा चुके थे। एक शाम दिया जब अपने कमरे में, जिसमें आज ही उसके लिए ज़मीन पर बिछौना लगाया गया था, लेटने जा रही थी, तभी उसकी छोटी ननद शिल्पी घबराई सी कमरे में दाखिल हुई और आते ही ये बोली कि भाभी अभी माँ जो दूध आपके लिए लेकर आएगी, आप प्लीज़ उसे मत पीना। इतना कहे वो जितनी फुर्ती से आई थी उतनी ही फुर्ती से वापस भी चली गई। उनके जाते ही विजय की माँ दूध लेकर हाजिर हुई और अब तक जिनके मुंह से उसके लिए अंगारे बरस रहे थे, वो अपने शब्दों को चाशनी में डुबोते हुए उसके सर पर हाथ धरते हुए बोली, बहू मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, अब तो तुम ही हमारा सहारा हो। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर अब तुम हमारे विजय की अमानत हो, इसीलिए हम तुम्हारा उसी की तरह ख्याल रखेंगे। इन 2-4 दिनों में ही तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, लो ये दूध पी लो।
थोड़ी ताकत मिलेगी। दिया ने गिलास पकड़ तो लिया। उसके कान में ननद के शब्द गूंजे, भाभी दूध नहीं पीना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने बहाना बनाया, मैं अभी पी लूँगी थोड़ी देर में, अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है, पर पी जरूर लेना। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। दिया कभी दूध को तो कभी कमरे के दरवाजे को देख रही थी। तभी थोड़ी देर में छोटी ननद शिल्पी एक बार फिर से हाजिर हुई। इस बार उनके हाथ में दिया का पर्स और मोबाइल भी था, जो उन्होंने दिया को पकड़ाते हुए कहा, भाभी चलिए, जल्दी से आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। बाहर मेरे दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और वो आपको सही सलामत बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। वहाँ आपके पापा आ जाएंगे। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, पर उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। जब तक यहाँ आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। चलिए जल्दी कीजिए। दिया कुछ समझती उससे पहले ही बाहर से विजय की माँ की आवाज़ सुनाई दी। तभी शिल्पी ने उसके मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर उसे पकड़ा दिया। जाइए दामाद जी, बहू की नत उतराई की रस्म पूरी कीजिए। विजय के ना रहने पर हम बहू को यूं ही तो इस घर में नहीं रख सकते। कल को उसका बाप अपनी बेटी को ले जाएगा, क्या पता कहीं और उसकी शादी कर दे, पर उससे पहले बहू का कौमार्य भंग होना जरूरी है। तभी तो वो सही मायनों में विधवा मानी जाएगी। आप मेरी बेटी की चिंता ना करें, मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया है। बहुत ज्ञान दे रही थी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी बेटी आपको कुछ नहीं कहेगी, कहेगी तो मैं हूँ ना। और बहू को भी मैंने दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी है। अब तक वो भी सो गई होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आवाज़ें सुनकर दिया के तो होश ही उड़ गए। तभी शिल्पी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, माँ आ गई भाभी, आप पीछे की खिड़की से निकल जाइए। मैं आपके साथ नहीं आ रही। मैं माँ को रोकने की कोशिश करती हूँ। बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, वो आपको बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। जब तक ये लोग आपको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक आपके पापा भी आ जाएंगे। पर प्लीज़ आप अकेले पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो वो वापस आपको यहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ माँ के भाई ही थानेदार हैं। जाओ जल्दी। विजय की माँ की आवाज़ अब बिल्कुल पास से आने लगी थी, तो उसने ना आव देखा ना ताव, और खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी, जो एक गली में खुलती थी। वहाँ से वो लदर फदर भागती हुई मेन सड़क पर आ गई। वहाँ शिल्पी के दोस्त खड़े तो थे, पर तभी उसे एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसे शिल्पी के दोस्तों के साथ जाने से ज़्यादा सेफ टैक्सी में जाना लगा, तो उसने वही पकड़ी और यहाँ आ गई। तभी दिया को अपने सर पर पापा का प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। उसने नजरें उठाकर देखा, वही थे। अब तक डरी सहमी सी दिया उनसे लिपटकर अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में ही बाप बेटी दोनों वो फ़ोन लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए, उस औरत को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने, जो एक औरत के नाम पर कलंक थी। पर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। इससे अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।